सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक छुट्टी के बाद भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। तो पहले तो वो सब लोग जो आज नॉर्थ में होली मना रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और सभी महिला दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन दोनों के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत आज भले ही कमज़ोर थी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेगी। मिड कैप ½ % ऊपर, स्मॉल कैप 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक्स में फ्लैट कामकाज था, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप इसे गिन लीजिए। इसके अलावा आज प्रेशर थोड़ा बहुत आईटी में था, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में बाइंग थी और इंडेक्स भी लास्ट आवर में बढ़िया रिकवरी के बाद 17,754-55 के आसपास बंद हुआ। 40-42 अंकों की तेजी रही, जो कि एक समय में 50-60 अंक नीचे था। तो लोअर लेवल से इंडेक्स ने तेजी पकड़ी। 17,777 का हाई, जो शिवांगी सरदा पहले बता चुकी है, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ वाली, वही आप टारगेट के तौर पे मान के चलिए। और उसे ब्रीच कर गया तो आप करीब करीब 17,850 17,900 के जोन्स भी देखेंगे। लेकिन कोई भी डिप खरीदारी के लिए सो फार यूज़ करने की बातचीत है। निफ्टी के केस में भी, निफ्टी बैंक के केस में भी। निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली निफ्टी के, जो कि जानकार एटलीस्ट मानकर चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप रणनीति अपनी बना सकते हैं। लेकिन आज बाइंग थी शुगर स्पेस में जोरदार। अदानी समूह में लगातार बाइंग है, वो आज भी प्रिवेल कर रही थी। रियल स्टेट में आज प्रेशर था, लेकिन एनबीएफसी में बाइंग थी। सिलेक्टिव बैंक्स के अंदर बाइंग थी। इंडसइंड बैंक बढ़िया तेजी में था, वो सीएमडी का जो पद है एक्सटेंड करने को लेकर। एलएनटी में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। मेटल शेयरों में अच्छी तेजी थी। सेल, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब नाम जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। तो अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट था। बहुत इंडेक्स पे अगर आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा या बहुत कोई फायरवर्क नहीं भी होगा, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज है वो मार्केट में ज़्यादा। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, आज डीमार्ट इतना गिरा है, कोई पर्टिकुलर रीज़न? अनुभव सर, ऐसा कोई रीज़न तो मेरे पास नहीं है, बट डीमार्ट केस में 2800, 2900, 3100, ये तीन जोन्स को आप ध्यान रखिएगा। इसके आसपास कहीं भी मिले आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ये तीन टेक्निकल रीजन लेवल्स हैं जिनको जानकार मान रहे हैं, और ये स्टॉप लॉस तौर पे भी कामकाज करेंगे अगर आप पोजीशंस ऑलरेडी लॉन्ग लेकर बैठे हैं तो। लेकिन इन जोन्स के आसपास मिलने में कोई खामी नहीं है। देखिए, दो तीन चीज़ें अच्छी, दो तीन चीज़ें बुरी हैं। पहला बुरा पार्ट बताता हूँ पहले, क्योंकि वैल्यूएशन वाला पार्ट हमेशा से इसके साथ महंगा था। वो विद एडजस्ट हो रहा है विद टाइम। जब आप एक तरफा तेज़ी देख चुके होते हो किसी भी स्टॉक में, तो वो बहुत समय तक कंसोलिडेशन में रह के उस तेज़ी को एडजस्ट करता है। जो टाटा एलेक्सी कर रहा है, जो डीमार्ट पहले कर चुका है, आरसीटीसी कर रहा है, आईईएक्स कर रहा है, बीएससी कर रहा है, ये सब वो नाम है जो कि एक तरफा तेज़ी। लॉरस लैब ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद अब बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन में चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी तेज़ी को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद ये धीरे धीरे अकॉर्डिंगली पिकअप करेंगे, और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी उस ड्यूरेशन में बढ़ी जाएगी, तो वैल्यूएशन अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो डीमार्ट उसी का हिस्सा है। वन टू, रियल स्टेट रिटेल का सबसे बड़ा प्लेयर है लिस्टेड स्पेस में, रिलायंस को हटा दे तो। और मेजरली सारे ओन स्टोर हैं, तो रेंटल इनकम, रेंटल कॉस्ट इनके ऊपर है नहीं बहुत ज़्यादा, तो वो इशू है नहीं। स्लोली एंड स्टेडली एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन अब जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा एग्रेसिव हुआ है पहले के स्टेडी मूव के बाद। तो बने रह सकते हैं अगर आप रिटेल के किसी प्लेयर को खेलना चाह रहे हैं तो। कंपनी में ऐसा कोई खामी नहीं, 75% इक्विटी प्रमोटर के पास है, बस डिविडेंड नहीं आता है, बाकी सब तो ठीक ही है। तो आप अदरवाइज बने रहें। स्टोरी अगर रिटेल की आप प्ले करना चाह रहे हैं तो, वरना ट्रेंड, एबी फैशन जैसे दो नाम और भी अच्छे नाम हैं रिटेल में, आप उनको भी देख सकते हैं। हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स स्टॉक्स, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। शिवम सर, ऐसा बड़ा टॉपिक इतने छोटे प्लेटफॉर्म पे कैसे समझाऊं, लेकिन मैं इतना समझा सकता हूं कि आप कंपाउंडिंग के केस में कोई भी चीज़ जब आप 2+2 जोड़ोगे तो 4 होगा, और फिर वही चीज़ जब 4+4 जोड़ोगे तो 8 होगा। कंपाउंडिंग हमेशा काम करती है एक्सपेंशन में। सीए मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपने सुना ही होगा, जिसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये जमा किए, आपको 10% ब्याज मिला, तो आपका 110 रुपया हो गया। वो 110 रुपये को आप जब दोबारा री इम्पोज करोगे मार्केट में, री इन्वेस्ट करोगे मार्केट में, तो 110 पे 10% ब्याज मिलेगा, तो आपको 121 रुपये मिला। तो ये कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि वो हर बार आपके पुरानी असल में आपका ब्याज जुड़ गया और वही ब्याज के साथ मिली हुई असल में फिर आपका ब्याज जुड़ेगा। तो ऐसे करके कंपाउंड काम करता है। स्टॉक मार्केट के काम ऐसे ही होते हैं। आपने कोई शेयर लिया से आईपीओ में, क्वालिटी कंपनी का आईपीओ,
विद टाइम उसने आपको बोनस दे दिया। सब बोलते हैं वो बोनस का दाम एडजस्ट हो गया, बोनस का दाम ऐसे एडजस्ट नहीं होता सर। आपने 100 शेयर लिए, आपको 1:1 बोनस मिल गया, आपके पास 200 शेयर हो गए। विद टाइम वो 200 शेयर में जो 100 रुपये वाला दाम था, घूम के शेयर वही दाम दिखा देगा। अब आपके पास 200 है और फिर उस टाइम उसमें 2 बोनस या 1 बोनस और आ गया तो अब 400 है, और विद टाइम वो प्राइस को इंक्रीज भी कर रहा है और आपकी क्वांटिटी भी विद टाइम इंक्रीज होती जा रही है। ये तब काम करता है जब आप बहुत लंबी स्टोरी में होल्ड करते हो। मिसाल तौर पर जुबिलेंट फूड, अगर आपने 2010 में लिया होता तो उस समय था 400 रुपये के आसपास, 340-350 रुपये के आसपास। वो चलते हुए गया 1800 रुपये, वहाँ पे 1:1 बोनस आ गया 2016 में, तो वो बन गया 900 रुपया। फिर वो चलते हुए गया 2500 रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये इसमें स्प्लिट आ गया। वो आपके फिर क्वांटिटी बढ़ा गया, प्राइस को नीचे ले आया, एंड विद टाइम आज आपके पास वही जुबिलेंट फूड एडजस्टेड दाम पे 70-80 रुपये बैठता है और आज आपकी क्रय कीमत 500-550 रुपये। आज अगर उसको लोग बोलते भी हैं कि वो इतना नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तरफा तेजी दिखा चुका है, इस डिकेड का बेस्ट आईपीओ रहा है। सो ऐसा टाइम, जब आप टाइम देते हो तब वो कंपाउंडिंग काम करता है, और कंपाउंडिंग इज द बेस्ट ब्लेसिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो वो स्प्लिट बोनस के थ्रू ही नहीं होता, वो डिविडेंड के थ्रू भी होता है, बट इट विल टेक सम टाइम, और 2 दिन में कोई कंपाउंडिंग काम नहीं करती। तो आपको अगर टाइम देंगे तो कंपाउंडिंग मिलेगी, अगर टाइम नहीं देंगे तो कोई कंपाउंडिंग काम नहीं कर सकती। 2 दिन में ये सोचकर कि ऊपर बेच के नीचे ले लूंगा, ये मार्केट की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ऊपर बेचकर नीचे लेते समय आपके पास पैसा नहीं होगा, वो फियर इतना होगा, वो सिचुएशन ऐसी होगी कि आप ले ही नहीं पाओगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसे काम नहीं होता मार्केट में। कंपाउंडिंग के लिए यू हैव टू पिक इट एंड फॉरगेट इट। एटलीस्ट कुछ छटाई आप कर सकते हो, लेकिन शेयर नहीं छोड़ सकते, तो वो आपको कॉल लेनी होगी अकॉर्डिंगली। लेकिन जहां आपको लगा कि नहीं अभी बढ़िया दाम मिल रहा है, बेच देता हूँ, नीचे फिर ले लूंगा, वहां कंपाउंडिंग शायद काम ना करे आपके लिए। Since many experts say the market will be range bound till mid 2023, would it be wise to book 10-12% profit even in portfolio stock, or is it suggested to let? देखिए अनिल जी, प्रॉफिट बुक करने में कभी कोई बुराई नहीं होती, चाहे वो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए या 50 साल के लिए भी हो। इवन आपने मान लीजिए कोई शेयर लिया 1500 रुपये का, वो 3000 रुपया हो गया और आपके पास 100 शेयर है, तो आप 25 प्रॉफिट ले सकते हो उसमें से, या 20 निकाल सकते हो, या एटलीस्ट आधा निकाल सकते हो। आपका कैपिटल निकल आया, अब बचे हुए 15 जो 50 शेयर हैं वो आपके फ्री के हैं, वो आप हमेशा के लिए छोड़ दो। बहुत डबल हो जाए वहाँ से भी, 1500 का 3000 हो जाए, 4500 हो जाए, 5000 हो जाए, तो आप उसमें से 10 शेयर और निकाल दो, फिर और पड़े रहने दो 40 शेयर। लाइकवाइज आप इसे बिल्ड होता रहने दो और आपकी कैपिटल निकालते रहो। कैपिटल निकालना इसलिए जरूरी है कि आप कैपिटल अगर अपना प्रोटेक्ट कर लेगा तो बाकी पोर्टफोलियो तो अपने आप ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कैपिटल प्रोटेक्ट हो रहा है, और ईच टाइम अपना कैपिटल के साथ आप कुछ नया पैसा भी जोड़ के डालोगे तो साइज वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। सो ऐसे करके आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। लेकिन बाजार रेंज बाउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टॉक रेंज बाउंड रहेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे शेयर 40-40, 50-50% नीचे हैं। मिड कैप ऑलरेडी 10% नीचे, स्मॉल कैप 15% नीचे हाई से दिखा रहा है, तो ऑलरेडी इतने शेयर टूट चुके हैं। सो बाजार रेंज बाउंड रहे से कोई फर्क नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स आपको कहीं जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, शेयर डबल हो जाएंगे, या इंडेक्स डबल हो जाएगा, शेयर वहीं रहेंगे। ये कोई गणित सही नहीं है, इसमें भी कोई मतलब कोई भी थॉट गलत नहीं होता मार्केट में, सारे थॉट सही हैं, बट आपके लिए वो सूट करेगा या नहीं वो डिपेंड करता है। सो अगर आपको सूट कर जाए तो ज़रूर करिए, अगर आपको नहीं करता मत करिए। बहुत लोग एक्टिवली पोर्टफोलियो नहीं देख सकते हैं, वो शेयर लेकर भूल जाते हैं, उनके लिए वो सही है, उनको वो गेन करके देखा जाता है। कुछ लोग शेयर को एक्टिवली ट्रेड करते रहते हैं, उनको वो सूट करता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप बार बार अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, उतना ज़्यादा आपका मन करेगा प्रॉफिट बुक करने का, उतना ज़्यादा रिग्रेट होगा हायर लेवल से शेयर के नीचे आने पर। सो अच्छे स्टॉक को अगर आपने ले लिया और आपने सोच लिया कि मेरा एक पर्पस है 20 साल बाद का कुछ करने का, तो उसके लिए ही छोड़ दीजिए, इंस्टेड उसको बार बार देखने के। ओके, आगे बढ़ते हैं। एबॉट इज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, बट शिवम जी नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। और एबॉट से अच्छे अगर आप पिक करना चाह रहे हो तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आप सनोफी को देख सकते हो, फार्मा में से डीवीज को देख सकते हो। ये ज़्यादा मतलब एबॉट भी ख़राब नहीं है, बट ये दोनों ज़्यादा बेटर पोजीशन है इस समय। सनोफी डिविडेंड के हिसाब से भी, और डीवीज तो ऑलरेडी नीचे आया हुआ है, तो अगर वो नीचे मिल जाए थोड़ा सा तो ज़्यादा बेटर है। डीवीज आपको घबराया हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो 600 रुपये से चला हुआ शेयर 5000 गया है, तो वहाँ से टूट के अब नीचे आया। ठीक है, नीचे आया, आने दीजिए, नीचे सभी आते हैं, लेकिन नीचे के दाम पर अगर स्टेबल हो जाए कुछ समय तक 3000 रुपये पे, तो बेस्ट बाय 2800 रुपये के स्टॉप लॉस लेके। As per Basant Maheshwari sir, Bajaj Finance is good for 20% return, but as per Ambit Capital today's rating, its target is 5000 with sell call for low asset growth. Now what to do, buy or sell? Prasenjit sir, Basant sir, मतलब I have my highest regard for him. I literally have highest regards for him. I know him from so much time, और वो बहुत ही अच्छे आदमी भी हैं, बहुत अच्छे जानकार भी हैं।
एंड लाइकवाइज एम्बिट से जो जानकार हैं वो भी बहुत ही बढ़िया जानकार हैं। तो ऐसा नहीं है इन दोनों में कोई गलती है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि आप एक बीमारी के लिए होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद तीनों नहीं खा सकते ना। ईदर यू हैव टू टेक होम्योपैथिक, यू हैव टू टेक एलोपैथी और यू हैव टू टेक आयुर्वेदिक। आपके हिसाब से आपको जो सूट करेगा आप वो लोगे। आप कमेंट्री पढ़ना चाहो सबकी पढ़ो, चाहे वो एम्बिट की हो, मोतीलाल ओसवाल की हो, शेर खान की हो, या जिस भी ब्रोकरेज की आपको अच्छी लगती हो, लेकिन आप टारगेट्स उनके मत देखो, बिकॉज उनके थॉट के हिसाब से अपना टारगेट बनाते हैं, उनके व्यूज़ के हिसाब से, उनके पीछे जो पहले का थॉट क्या था उस पर डिपेंड करता है। वो 7,000 तक बुलिश थे, घटा के उन्होंने 5,000 कर दिया, माइट भी, तो इसलिए उन्होंने घटाया हो, लेकिन उनकी कमेंट्री पॉजिटिव हो सकती है। बसंत सर बहुत समय से बैंक बजाज फिनेंस पे और HDFC लाइफ पे पॉजिटिव है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बनवा के भी दिया लोगों को। मिड टर्म में कोई भी गलत पड़ सकता है, कोई भी जानकार बाजार में अगर है तो गलत पड़ेगा, हर आदमी ही गलत पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाजार होता ही इसीलिए कि उसका व्यू ही ऐसे होते हैं, इसलिए उतार चढ़ाव होता है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, तो कोई गलत कोई सही पड़ता ही रहता है हर रोज़। सो इसमें गलत पड़ने में कोई बुराई नहीं है, इंसान है गलत पड़ेगा ही। अब आती है बात की बजाज फिनेंस पर्टिकुलरली की, तो बजाज फिनेंस सर वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। बस एक ही फ्लॉ है इसके साथ कि ये बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है निफ्टी का पिछले 15 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर कोई है तो बजाज फिनेंस है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर खराब है, बस यही कह सकता हूँ कि अपनी चाल की रफ्तार को कम कर सकता है। वो रफ्तार 57% की रही है, लेकिन अब वो रफ्तार आगे भी 57% रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले 100% थी, वो घटते घटते विद टाइम 57 हुई है, तो ये घटते घटते विद टाइम 24-25 भी हो जाएगी। बट अगेन वो 24-25 कितने सालों में होगी डिपेंड करता है, बट क्वालिटी एश्योर्ड रही है, इट्स अ गुड कंपनी। डीमार्ट पे बात हो गई, 3 स्टॉक विद 15% रिटर्न फॉर नेक्स्ट डिकेड। शिवम सर कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 का उठा लीजिए, मेरे ही ट्वीट में पड़े हुए हैं पिछले 15 साल के ऐसे शेयर, जो अभी से 10 दिन पहले मैंने शायद ट्वीट किया होगा, 20 दिन पहले ट्वीट किया था, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिछले 15 साल के उनके रिटर्न है। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप उनको उठा लीजिए, आंख बंद करके किसी लीडर को उठा लीजिए, आंख बंद करके किसी मोनोपोलिस्टिक डोमिनेंस वाली कंपनी को उठा लीजिए, बट 2-3 चीज़ों से एश्योर्ड रहिएगा। पहला मैनेजमेंट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। अगर ये 3 चीज़ें मिल रही हैं तो आप आराम से पिक कर सकते हैं। बाकी सबकी अपने अपने हिसाब से एपेटाइट होती है, कुछ डिविडेंड पसंद करते हैं, कुछ ग्रोथ पसंद करते हैं, कुछ एग्रेसिव जाते हैं, कुछ लोग तो सिन प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं। तो लाइकवाइज है, आपकी चॉइस क्या है, आप उसके हिसाब से पिक कर सकते हैं। HCL एंड IGL में भावेश सर दोनों कंपनियां गुड टू होल्ड है। HCL इज बेटर टू एवरेज एंड IGL कैन बी एवरेज बट स्मॉल टिकट साइज, थोड़ा थोड़ा, बट ज़्यादा बेटर HCL है एग्रेसिवली थोड़ा मूव करने के लिए एटलीस्ट। SRF एंड फाइन में SRF इज़ बेटर सुहेल सर, एंड टाटा केमिकल जो बहुत समय से चला नहीं है, तो एक बार को टाटा केमिकल को आप वापस पिक कर सकते हो। चला था फिर वापस कंसोलिडेशन में आया, बहुत समय बाद नीचे देखा, कल मैंने देखा 1,000 रुपये के आसपास दाम है, 1200 का शायद हाई है। सो बेटर टाटा केमिकल एंड SRF को आप रखिए, ज़्यादा बेटर है इन दोनों। फाइन कंपनी बुरी नहीं है बट नई है, तो थोड़ा कंपेरेटिवली ये दोनों ज़्यादा पुराने हैं। अदानी ग्रुप में सर एक ही चीज़ है कि बियॉन्ड प्रॉफिट चलते हैं, तो बियॉन्ड प्रॉफिट अभी भी वापस चलना शुरू हो रहा है। सो गिरने में भी कोई इन्होंने मतलब किसी को रिस्पाइट नहीं दिया, तबाही के होती हुई नीचे गए, अब चलने में भी वापस ऐसे ही चल रहा है। सो जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो हो तो अवॉइड कर दीजिए, जब कुछ ना समझ में आया अवॉइड कर दिए, कुछ दिन बाद वापस अपने आप या तो महंगे मिलेंगे या सस्ते मिलेंगे, बट एटलीस्ट एक क्लैरिटी के साथ मिलेंगे। अभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे मिलेंगे, फ़ायदा नहीं है। पिक करने लायक 3 स्टॉक हैं, अदानी पोर्ट, अंबुजा एंड अदानी विल्मर, जिनको आप देख सकते हैं, इनमें कैश फ्लोज हैं एटलीस्ट। क्रॉम्पटन कंज्यूमर से बेटर अलार्म सब आप CG पावर ले सकते हैं, वो एक बार को ज़्यादा बेटर पिक है। 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में क्रॉम्पटन है और इंजीनियरिंग में CG पावर है, पहले एक ही ग्रुप के थे, अब अलग अलग ग्रुप्स के हैं, लेकिन वो वेल पोजीशन है। और इसमें आप पिक करना चाहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में तो हेवेल्स एंड ब्लू स्टार एंड एक और नाम था वोल्टास, इनको आप देख सकते हैं AC थीम पर। क्रॉम्पटन ने रिसेंटली एक एक्सपेंशन किया तो मोमेंटम बेस्ड पिक है, बट एक दायरे में रहा है पिछले काफ़ी समय से, तो उसको आप देख सकते हैं। दीपक सर मदरसन में थोड़ा सा मैं डिफ़र करता हूँ हमेशा इस स्टॉक से, लेकिन हमेशा गलत भी पढ़ता आया हूँ, तो इसलिए मैं अपना व्यू रख देता हूँ। कॉल कैसी लेनी है वो आप अपने हिसाब से आप तय कर लीजिएगा। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में सबसे ज़्यादा किसी, या ऑटो में इन टोटल सबसे ज़्यादा किसी स्टॉक ने रिटर्न दिया तो वो मदरसन है, 13 बोनस और 2 स्प्लिट के साथ। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर इसका IPO में आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो कहीं आज 200 से 300 करोड़ रुपया होता। इस तरह का इसमें जर्नी बन चुका है।
डीमर्जर भी आया एक, तो एक इक्विटी का बहुत मेगा डाइल्यूशन ये ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी, बहुत बड़ी इक्विटी इन्होंने डाइल्यूट की है। और बढ़िया चीज़ क्या है, ये अभी भी एक्वायर कर करके उसको सर्व कर पा रहे हैं, सोर्स कर पा रहे हैं। वैल्यूएशन बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट का जो स्टॉक, मतलब जो स्टॉक है उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा उससे, इसलिए वो चलता आ रहा है, अभी भी चले ही जा रहा है। तो जिनके पास थे उनको तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और उन्होंने रिटर्न बनाया भी और बना कर रखी है भी, अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा दायरा इक्विटी का होने के बाद अब आगे की सोर्सिंग कैसी रहेगी, या यहाँ से भी ये वैसे ही रिटर्न देगा, इस पे एक बार को मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो ये मेरा इंडिविजुअल थॉट है, लेकिन कंपनी में कोई डिनाइल नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सहगल सर ने क्या मतलब क्रिएट की है हिस्ट्री इस कंपनी से रिलेटेड, उसमें तो कोई डिनाइल ही नहीं है। और वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑटो इंसलरी कंपनी है, सभी ऑटो मेजर्स को ये प्रोवाइड कराते हैं। बट अच्छी कंपनी और इस तरह की तेज़ी के बाद भी स्टॉक अच्छा रहे, इस पे आप एक बार को किसी से थॉट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक अगर आप खेलना चाहते हो तो आपके लिए बढ़िया रणनीति है। लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए एक बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है। बॉश एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप ऑटो इंसलरी के मेजर को ढूंढ रहे हैं तो। मुझे कितने साल हो गए मार्केट में सर? मुझे ऑलमोस्ट 17 साल 16 साल तो मैं एंकर ही कर रहा हूँ, तो जोड़ लीजिए उसके हिसाब से आगे। और 16 साल तो मतलब मैं आपको टीवी पे दिख जाऊंगा, तो बाकी तो हूँ इससे पहले से। L&T माइंड ट्री, हाँ अच्छा, वो पिछले वाले वीडियो में L&T माइंड ट्री को कन्फ्यूज़ कर गया था L&T टेक से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन L&T इन्फोटेक माइंड ट्री एंड कोफोर्ज में किस शेयर को ऐड कर सकते हैं फॉर 2 years? L&T इन्फोटेक माइंड ट्री इज़ अ बेटर बेट। आज सुबह गाबा सर से बात हुई तो उन्होंने भी बोला था कि इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, थोड़ा नीचे मिलेगा। तो अगर कंसोलिडेशन और नीचे मिल रहा है तो अच्छी बात है, नीचे आराम आराम से ऐड करिए। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेरेंट L&T इन्फोटेक माइंड ट्री है, और ज़्यादा बड़ी एपेटाइट भी इसी की है, नए एडिशन के बाद एक बड़ी कंपनी है, बड़ी एंटिटी बन के आई है सामने। सो ज़्यादा स्टेबल आप इसको फाइंड करेंगे। कोफोर्ज के केस में क्योंकि ब्लॉक ज़्यादा होते हैं और इक्विटी छूटती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो एक बार को इसलिए बेटर यही है कि आप L&T इन्फोटेक माइंड ट्री पकड़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है एटलीस्ट। डिफरेंस बिटवीन टिमकेन एंड स्कैफलर? स्कैफलर इज़ अ बेटर बेट अनिल जी, दोनों में। स्कैफलर बस एक ही कंसर्न है, इक्विटी बड़ी छोटी है उसकी और वॉल्यूम बहुत थिन होते हैं। तो अगर वॉल्यूम वाले पार्ट को आप संभाल पाएँ, स्प्रेड वाले पार्ट को आप संभाल पाएँ, तो आप आराम से बने रह सकते हैं। स्कैफलर इज़ अ बेटर बेट इन कंपैरिजन टू टिमकेन एंड स्कैफलर। ओके, बेटर देन PPF FD स्टॉक, विच आर वन? समीर सर, PPF और FD का कोई कंपैरिजन नहीं है, हर चीज़ का अपना अपना एक पर्पस होता है। इंश्योरेंस का अपना पर्पस है, यूलिप का अपना पर्पस है, म्यूचुअल फंड का अपना पर्पस है, PPF का अपना, और FD का अपना, RD का अपना, सेविंग का अपना, गोल्ड का अपना, सबका अपना अपना पर्पस है। आपका पर्पस क्या आपको सूट करता है वो लीजिए। आप FD पिक करने जा रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी सेफेस्ट ऑप्शन होता है, 6% का ब्याज लीजिए और शांति से रहिए, कोई रिस्क नहीं अटैच्ड है। PPF के केस में अपना पोर्टफोलियो सेव करते हैं, आप गोइंग फॉरवर्ड अपने फ्यूचर को सेव करते हैं, वहाँ पर कोई रिस्क अटैच नहीं है। इक्विटीज़ में रिस्क अटैच और हमेशा रहेगा, आखिरी दिन तक रहेगा। तो उस रिस्क अटैचमेंट का ही आपको रिवॉर्ड बड़ा मिलता है 10% इंक्रीमेंटल रिटर्न के थ्रू। इसीलिए 7% 8% तो आपको FD में मिल जाएगा। स्टॉक क्यों देता है 12% 15% रिटर्न? इसीलिए देता है ना, क्योंकि वो रिस्क अटैच होता है उसके अंदर। इसी तरह से आप कोई प्राइवेट कंपनी का अगर बॉन्ड खरीदेंगे तो उसमें भी 8% ब्याज मिल जाता है आपको, 9% ब्याज मिल जाता है, अब तो शायद 10 भी मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। PSUs का बॉन्ड जो होता है वो 6 से 7% देता है। तो जहाँ रिस्क अटैच हो जाएगा वहाँ रिटर्न अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आप रिस्क की एपेटाइट रखते हैं तो ठीक है। अब रिस्की में से सबसे सेफ बेट कौन से हैं? वो लार्ज कैप्स हैं, इसीलिए वो सबसे प्रीमियम पे कमांड करते हैं। सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक, इसलिए वो चलते ही नहीं है। तो सबकी वजह है जिसकी वजह से वो अपनी टेंडेंसीज़ को ट्रीट करते हैं। सो आपको अगर उनमें से कोई भी वजह सूट करती है, आप उस वजह से पिक कर लीजिए उसको। लेकिन ये कभी मत सोचिए कि मार्केट में कोई सेफ बेट है। मार्केट इज़ नॉट एट ऑल सेफ, उसमें रिस्क अटैच हमेशा रहेगा, क्योंकि वो इक्विटी मार्केट से वहाँ वॉलेटिलिटी है। बिजनेस देख के आप पैसा डालेंगे तो आपको घबराहट कम होगी, भाव देख के आप पैसा डालेंगे तो घबराने के लिए तैयार रहिएगा। CDSL में मंटू सर थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल पर आया और आपने बहुत ऊपर के लेवल पर लिया, तो बेटर ये कि आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। कुछ बेचे नहीं, होल्ड कर लें, ज़्यादा अच्छा सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगा। गिव वन टिप फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन मार्केट। मेरा एक्सपीरियंस सर, मतलब मार्केट में एक्सपीरियंस तो आज भी मैं ले ही रहा हूँ और रोज़ ही लेता हूँ। तो एक ही चीज़ ट्रेडर्स के लिए कि मार्केट इज़ सुप्रीम ऑलवेज। उसमें कोई थॉट मत रखिएगा कि आप बहुत ही अच्छा कर गए, आपने एक ट्रेड अच्छा ले लिया आपको प्रॉफिट बन गया, 5 ट्रेड अच्छे ले लिया आपने प्रॉफिट बना लिया। बट डोंट फॉरगेट मार्केट इज़ सुप्रीम। वो अपने आप समझा देगा कि मार्केट क्यों सुप्रीम है, 1। और 2,
कभी भी कोई लीवरेज लेके पैसा मत डालिएगा मार्केट में, चाहे कुछ हो जाए, कैसा भी सौदा मिले, कितना भी अच्छा मिले, आपको आपका बेस्ट और द बेस्ट बड़ी बताए कि बाजार में ये सौदे में बहुत पैसा बनेगा, फिर भी किसी से पैसा लेके पैसा बाजार में मत डालिएगा। आई हैव सीन पीपल स्क्रूइंग अप देयर लाइफ ऐसे ही, जिन्होंने मतलब आई हैव सीन वर्स्ट इस सिचुएशन में कि लोगों ने पैसा उधार लिया कहीं से और पैसा डाल दिया और इस उम्मीद में कि पैसा बन जाएगा बढ़िया। नहीं, पैसा नहीं बनेगा, और पैसा बन भी जाएगा तो बहुत रिस्क अटैच है, क्योंकि आपको ब्याज भी देना है और जिसको लिया है वो वापस आपसे लेगा ज़रूर। सो कभी पैसा उधार लेकर मत डालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा सौदा मिल जाए, खुद आपको आके कोई ऐसा बंदा बता दे जो जिसको आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, स्टिल पैसा मत डालिएगा पूरा। कुछ पैसा जो आपकी सेविंग है वही डालिए, आराम आराम से डालिए, रिस्क मत लीजिए। और एक चीज़ मतलब हमेशा याद रखिए, देयर इज़ नो मदर एंड फादर टू लीवरेज। जो झुनझुनवाला साहब हमेशा कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे कि बाजार में लीवरेज का कोई मदर फादर नहीं है। सो एटलीस्ट अपने रिस्क कैप को चेक करिए और उसके हिसाब से उतरिए। और मार्केट तब भी था जब मैं नहीं था, मार्केट तब भी रहेगा जब मैं नहीं रहूँगा, मार्केट हमेशा रहेगा, हम बदलते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लीजिएगा, रिस्क एपेटाइट अपनी देख लीजिएगा। पिरामल फार्मा सर, वसीम सर ऑलरेडी बहुत टूट चुका है तो कंसोलिडेशन में है। अगर आप डबल डिजिट की रेंज में कहीं पिक करना चाहे पिक कर सकते हैं। रिस्क लेने में तो आप एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिए तो देख सकते हो, या मिड कैप या मीडियम टर्म में ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड, लेकिन मीडियम टर्म आप देख सकते हो। अगर आपके पास है तो एवरेज भी कर सकते हो, ये ऑलरेडी बहुत टूट चुका है। ओके, पॉलीकैब हेवेल्स के वैल्यूएशन पर आ सकता है, टाइम लगेगा सोहेल सर, आएगा तो, लेकिन उस समय हैवेल्स कहाँ होगा डिपेंड करता है। चलिए, इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल गुरुवार के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।